हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में विच इज़ अबाउट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या क्या हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कि केमिकल रिएक्शन होते टाइम आप कौन कौन से बेसिक फीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। हालांकि चेंज इन टेम्परेचर का एक टॉपिक हमारा रह गया था विच वॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक चेंज। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि एंडोथर्मिक चेंज क्या होता है और एक्सोथर्मिक चेंज क्या होता है। ओके, चलिए। अब केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब रिएक्शन के बाद या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट अब्सॉर्ब होगी। ओके, मीन्स हमारा टेस्ट ट्यूब या फिर हमारा जो एपेरेटस है या तो वो गर्म हो जाएगा या तो वो ठंडा हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। रिएक्शन या तो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है या तो हीट को रिलीज कर रहा है। ओके, चलिए। ऐसा ही एक चेंज है एंडोथर्मिक चेंज, अ चेंज इन विच हीट इज अब्सॉर्ब। एक ऐसा चेंज जिसमें हीट क्या होता है, अब्सॉर्ब होता है। मतलब रिएक्शन जो है वो हीट को एटमॉस्फेयर से क्या करता है, कंज्यूम करता है। जो एपेरेटस ठंडे होते हैं इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो एपेरेटस है आपका टेस्ट ट्यूब हो चाहे बीकर हो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके, चलिए। एंडोथर्मिक चेंज मतलब हीट इज एब्जॉर्ब, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं प्रोडक्ट माइनस हीट। कि प्रोडक्ट की तरफ हमें क्या लिखना है, माइनस हीट लिखना है, और अगर रिएक्टेंट की तरफ आप लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, प्लस हीट। ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल एक है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड को जब भी आप वाटर में मिक्स करेंगे तो टेस्ट ट्यूब आपकी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसका मतलब रिएक्टेंट ने क्या किया, हीट को अब्सॉर्ब किया। सेकेंड एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सपोज हम बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे इक्वेशंस आपको लिखने हैं, ये सब आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेरियम ऑक्साइड को जब भी हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बेरियम क्लोराइड प्लस NH3 एंड H2O। अब क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट क्या हुई होगी, अब्जॉर्ब हुई होगी। मतलब इसमें जो हीट लिया वो किसने लिया होगा, रिएक्टेंट ने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट के साइड क्या लिखेंगे, प्लस हीट। यही सेम हीट जब प्रोडक्ट के साइड जाएगा तो ये प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, मीन्स माइनस हीट। ओके, ये सारी ही इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये सारी ही इक्वेशंस को अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या और कोई चेंज होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर और कोई बेसिक एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो? बिल्कुल, इसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, आपने सपोज किसी सरफेस से पानी गिरा दिया, वो पानी थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कभी सोचा कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता कैसे है, उसको एनर्जी कहाँ से मिली? जनरल लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है, जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसे तो रैंडम हम वाटर को एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करते। ओशियंस में से जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसको कौन हीट प्रोवाइड कर रहा है? ओके, अब देखिए, ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जिस भी सरफेस पे रहते हैं उस सरफेस से हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आप सबने नोटिस किया होगा, आप जब अपने हाथ पे इथेनॉल लगाते हो या फिर सैनिटाइजर लगाते हो तो आपका हाथ कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है आपके हाथ में। अब ये कूलनेस क्यों आई, क्योंकि जो इथेनॉल था वो इवेपोरेट होने के टाइम पे आपके हाथ के सरफेस से जितना हीट उसने अब्जॉर्ब कर सका उसने क्या कर लिया, हीट को अब्जॉर्ब कर लिया। अब आपके हाथ के सरफेस से हीट अब्जॉर्ब हो गया, मतलब आपके हाथ के अंदर की जो हीट है वो क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए हमें ठंडा लगता है। पेट्रोल से या फिर जब पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आप जब भी हाथ पे लगाते हैं आपको ठंडा फील होता है। दिस इज़ द रीज़न, वो इवेपोरेट होने के टाइम पे हमारे हाथ के सरफेस से हीट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, कि आइस भी जब मेल्ट होती है
तो वो भी क्या करती है, सरफेस से एनर्जी अब्जॉर्ब करके तब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है, हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, चलिए एक आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। सारी ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब ये हीट अब्जॉर्ब करेगा, और हीट अब्जॉर्ब करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट इसका अपोजिट, व्हेन हीट इज रिलीज्ड। अगर आपके रिएक्शन के बाद हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, टेस्ट ट्यूब्स गर्म हो जा रहे हैं, अपैरेटस गर्म हो जा रहे हैं, विच मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट बाहर आती है, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसे होगा, एकदम गर्म फॉर्म होगा। ओके, चलिए इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स है कंबशन। सारी ही कंबशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। सारी ही कंबशन रिएक्शन कौन से नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मीन्स क्विकलाइम प्लस वाटर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है विच इज स्लेक्ड लाइम एंड प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये डेल्टा जो सिंबल है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आप जिस भी बीकर में या फिर जिस भी आपने टेस्ट ट्यूब में रखा होगा वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हीट आ रही है वो रिलीज हो रही है, ये अंदर नहीं जा रही है, इसमें जो हीट आ रही है वो प्रोडक्ट के साथ बाहर आ रही है। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सारी ही कंबशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सारी ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। कंबशन रिएक्शन, जब भी आप कोई फ्यूल जलाते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल में क्या होता है, सपोज आपने मीथेन जलाया तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आएगा ही, वाटर वेपर भी बाहर आएगा, और लार्ज अमाउंट में क्या बाहर आता है, हीट। तो जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं सब क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते टाइम आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन तो देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, अब केमिकल इक्वेशन क्या है, कुछ मिलता जुलता शब्द लग रहा है, केमिकल दोनों में ही, बस रिएक्शन की जगह इक्वेशन आ गया है। चलिए देखते हैं। इट इज़ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, अब बार बार तो हम उस केमिकल रिएक्शन को इतना बड़ा स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। ओके, हमें तो फटाफट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। जब भी हम चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं हम चाहते हैं कि सबसे छोटे वे में रिप्रेजेंट करें, छोटे वे में, प्रिसाइज वे में, शॉर्टली रिप्रेजेंट करें, बस हमें सब कुछ समझ आ जाए। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा रिएक्शन ऑफ जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड which gives zinc chloride and hydrogen gas ओके, ये तो मैंने रिएक्शन लिखी कि मैंने जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिक्स किया और मुझे क्या मिला, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब क्या इस रिएक्शन को हम बार बार ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, तो इसीलिए हमने इसका एक शॉर्ट तरीका अपनाया विच इज़ केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसे हम सिंबल्स के फॉर्म में और फॉर्मूलाज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने रिएक्शन किसके बीच में कराया, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक की जगह हम लिखते हैं Zn, हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह HCl। ओके, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये जो तरीका है इट इज़ मच मोर एफिशिएंट एंड प्रिसाइज, हमको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा
और हमें पता भी चल गया दो चीज़ों के कौन से दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन हो रहा है और कौन सी दो चीज़ें फॉर्म हो रही है। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने सारी चीज़ें किसमें रिप्रेजेंट की है, सिंबल्स में एंड फॉर्मूला में। ओके, तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, इतना ज़्यादा हमें नहीं लिखना पड़ा, हमने सिर्फ ऐसे एक लाइन में सारी ही चीज़ें को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल सी एक लाइन में हमने सारी ही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको बर्निंग ऑफ फ्यूल बताना है कि कोई फ्यूल बर्न हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन आप कैसे बताएंगे। एक तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ है, हीट एंड लाइट रिलीज हुई। ओके, और दूसरा आप इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज वही मीथेन का एग्जांपल लेते हैं हम, कि मीथेन बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, तो देखिए ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, अब ये जो इक्वेशंस होती हैं ये कई प्रकार की आती हैं, इसके टाइप्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये हमारा अगला टॉपिक है। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन होता है वर्ड इक्वेशन। ओके, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड विच गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए इसमें हमने जो भी एलिमेंट या कंपाउंड यूज किया उन सबको वर्ड फॉर्म में लिख दिया, जिंक, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ओके, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। सेकेंड इज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए कि मैंने लिखा जिंक, इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा कि हमने लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉर्म क्या हुआ, वाटर। ओके, ये भी एक केमिकल इक्वेशन है, बट इसको हमने अलग से स्केलेटल इक्वेशन क्यों बोला, समझिए ध्यान से। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1, मीन्स टोटल 3 एटम्स। यहाँ पे अगर आप टोटल एटम्स काउंट करोगे तो कितने हैं, 4। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डाउट नहीं हुआ, हमने तो 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, जो डेल्टन ने दिया था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे 4 एटम यूज हुआ है, यहाँ पे 3 ही है, एक एटम कहाँ गया, एक एटम कहाँ गया, विच मीन्स ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड डिफरेंट है। ओके, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड ये डिफरेंट है, बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसी इक्वेशंस जो बैलेंस नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए लेफ्ट साइड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट। राइट साइड हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा क्या होता है, एक प्लस साइन। ये जो एरो होती है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विच इज़ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि इस एरो के लेफ्ट साइड क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, इस एरो के राइट साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ओके, चलिए आइए अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, विच इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। अभी हमने स्केलेटल में देखा कि नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, अनइक्वल थे दोनों साइड, तो इसी एटम्स को टू इक्वलाइज नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ reactant and
प्रोडक्ट साइड, कि हमें इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करना है, इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करना है कि नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके, चलिए अब इसके कुछ कॉमन स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो किसी भी रिएक्शन में आपको सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल्स को, देन नॉन मेटल्स को, और फिर लास्ट में आपको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोस्टली प्रेजेंट ही होते हैं। तो पहले मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमें एक स्टेप वाइज मैनर में जाना है। चलिए आपको एक बेसिक सी इक्वेशन हम बैलेंस करके दिखाते हैं। पहले जो हमने वाटर लिया था H2 + O2 विच गिव्स H2O, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें अच्छे से एक टेबल बनाना है। ओके, इस टेबल का काम क्या है, देखिए यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों लिखना है। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब रिएक्टेंट साइड, अच्छा ऐसे लिखने का जो बेनिफिट ये है कि आपको क्लियरली दिखेगा कि कौन सा एटम कितना कम है, कौन सा एटम पहले से बैलेंस्ड है, कौन सा अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम किस में, ऑक्सीजन में। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया मतलब हमको यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, अच्छा क्या ये जो 2 है सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं, ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 2। अब देखिए हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बट हाइड्रोजन वापस से अनबैलेंस हो गया, 2 and 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हो गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। अब हमारी इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। 4 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, टोटल 6। यहाँ पे भी टोटल 6। ओके, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मूला फिक्स है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब जब भी प्रेजेंट होंगे ये डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। O2, H2, N2, Cl2, I2, ये जब भी प्रेजेंट होंगे ये डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था। अब आपको अगर रूल नहीं पता होता तो आप क्या करते, सर ये O2 लिखा हुआ है, इसको ये 2 को हटा दो, हो गया बैलेंस। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको कभी भी इनकी एटॉमिसिटी के साथ कोई भी चेंज नहीं करना है, इनकी एटॉमिसिटी के साथ कोई भी चेंज नहीं करना है हमें। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल देखेंगे फिर आज की वीडियो हम ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए एक रिएक्शन लेते हैं, BaOH twice plus NH4Cl which gives BaCl2 plus NH3 plus H2O। ओके, चलिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हम एक टेबल बनाएंगे, बैरियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपको सब लिख देना है। ओके, चलिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमको चीज़ें लिखनी कैसे हैं।
चीज़ें लिखनी कैसे, डायरेक्टली टोटल नहीं लिखना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, यहाँ पे बैरियम कितना प्रेजेंट है, एक एटम, रिएक्टेंट के साइड पे एक लिख दिया। ऑक्सीजन 2 एटम ऑक्सीजन का यहाँ प्रेजेंट है। ओके, हाइड्रोजन 2 एटम यहाँ प्रेजेंट। अब देखिए टोटल हमें नहीं लिखना है कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, टोटल हमने 6, ऐसे नहीं लिखना है, हमको अलग अलग लिखना है। 2 + 4, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नाइट्रोजन सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। ओके, अब प्रोडक्ट साइड आते हैं। बैरियम सिर्फ एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और वहाँ पे 2, तो 3 + 2। नेक्स्ट, नाइट्रोजन सिर्फ एक एटम, क्लोरीन 2 एटम्स। ओके, चलिए अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को। मेटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस है 1 and 1। अब बारी आती है नॉन मेटल, क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब प्रोडक्ट पे 2 है और रिएक्टेंट पे 1, तो सिंपली हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे हमें इससे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। तो अब क्या सिर्फ क्लोरीन ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। ओके, चलिए अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। नाइट्रोजन देखिए 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड पे 1 कम हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट में हमने नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो क्या ये नाइट्रोजन, ये जो 2 है सिर्फ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं, ये हाइड्रोजन से भी तो मल्टीप्लाई हुआ है। तब हाइड्रोजन में हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 2। ओके, तो अब देखिए क्लोरीन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, बैरियम बैलेंस। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 4 2 ज़ा 8, तो मतलब टोटल हाइड्रोजन कितना है, 10। यहाँ पे कितना है, 3 2 ज़ा 6 + 2 8, हमें कितना करना है, 10 करना है। मीन्स अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा। तो लास्ट में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2। ओके, तो क्या ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं, ये ऑक्सीजन से भी हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ गया, ये रहा, ऑक्सीजन से हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2। अब चेक करो, क्लोरीन 2 2, नाइट्रोजन 2 2, हाइड्रोजन 10, 6 + 4 10, ऑक्सीजन 2 2, बेरिलियम 1 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ओके, मीन्स जो लास्ट इक्वेशन आपकी आएगी वो ये आएगी, BaOH ट्वाइस + 2NH4Cl which gives BaCl2 + 2NH3 + 2H2O। ये 2 1 ये सारे कोफिशिएंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ है, रिएक्ट हुआ है टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ